हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने क्लास 10th कमर्शियल स्टडीज़ आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर वाइज सारा सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप इन क्लासेस को देखिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प भी हो पाए। अगर आपको कोई डाउट आता है क्लासेस से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसे आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बजटिंग स्टार्ट किया था और बजट का मीनिंग, फीचर्स, बजटिंग का मतलब और डिफरेंस बताया था फोरकास्टिंग और बजटिंग में। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और जनरली एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट, यूटिलिटी ऑफ बजट एंड लिमिटेशंस ऑफ बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सिलेबस में मेनली 5 टाइप्स के बजट गिवन है: सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट एंड मास्टर बजट। सबसे पहले है सेल्स बजट। इन बजट्स का जो नाम है ना, उसी से इनका मीनिंग क्लियर हो जाता है। सेल्स बजट में सेल्स से रिलेटेड एस्टिमेशन होगा कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने क्वांटिटी की सेल्स होंगी और कितने अमाउंट की सेल होगी, ठीक है। ये बजट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स बजट को बेस बनाकर ही बाकी के सारे बजट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो सेल्स बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट बिकॉज ऑल अदर बजट्स आर prepared on the basis of sales budget. It is an estimate of total sales of a business organization during a particular period in future. Sales is expressed in मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये एस्टिमेट किया कि नेक्स्ट मंथ में वो 5 लाख रुपीज़ की सेल करेगी। ये क्या हो गया, मॉनेटरी टर्म्स में हो गया। और उसने ये एस्टिमेट करा कि वो 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बेचेगी। तो ये 1000 यूनिट्स क्या हैं, फिजिकल यूनिट्स है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्स बजट। इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है: इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं होते और उसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है पास्ट सेल्स ट्रेंड, कि पास्ट के सेल्स का डेटा क्या है, ट्रेंड कैसा रहा है, लास्ट के कुछ ईयर्स में सेल्स की क्या कंडीशन रही है। सेकंड है प्रोडक्शन कैपेसिटी, की कैपेसिटी कितनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोड्यूस करने की, ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, लार्ज है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के बीच में मिडलमैन का काम करता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, की एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ में एंगेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है, सेल्स प्रमोशन की कितनी एक्टिविटीज़ होने वाली है। अगर ये एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या होगा, इनसे डिमांड इंक्रीज़ होगी और फ्यूचर में सेल के इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसीलिए इन पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में सेल इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा। तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कंपटीशन का लेवल कितना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है या नहीं है और गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है और कुछ इंडस्ट्रीज़ में कम होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्यूचर में होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो सेल डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा,
होगा उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, जिससे फ्यूचर में सेल के इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे। वहीं अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और वो फ्यूचर में कम सामान खरीदेंगे, जिससे कि सेल के डिक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड, कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, उनके डिमांड में अगर चेंजेस आ रहे हैं, वो नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो पुराने प्रोडक्ट्स की सेल डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेल्स को एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल्स होगी, उसी को हम बोलते हैं सेल्स बजट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और कितनी अमाउंट उसमें हमारा एक्सपेंसेस होगा, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और कितना हमें प्रोड्यूस करना है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट, जिसमें कि हम फिजिकल यूनिट्स देखते हैं कि कितने यूनिट्स का हमें प्रोडक्शन करना है फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पीरियड में। और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बजट, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी फिजिकल यूनिट्स हमने एस्टिमेट की है उसको प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज, वीक और मंथ वाइज। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट, इट डील्स विथ फिजिकल यूनिट्स ऑफ द बजट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, एंड cost of manufacturing budget, it deals with the budgeted cost of production. Factors affecting production budget are demand of product in the market, level of stock, production capacity and storage capacity. अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। स्टॉक का लेवल, अगर पहले से ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है तो प्रोडक्शन कम होगा, स्टॉक का लेवल अगर कम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना होगा, और स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जबकि स्टोर करने की कैपेसिटी कम है तो प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, अगला टाइप है कैश बजट का। कैश बजट में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कैश रिसिप्ट्स मिलेंगे और हमें कितनी पेमेंट करनी है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें कैश मिलने वाला है और कहाँ कहाँ पे हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, इससे हमें कैश के एक्सेस या कैश के शॉर्टेज का पता चल जाता है। कैश अगर एक्सेस है, मतलब जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा कैश हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस कैश को इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिल जाए। और कैश की अगर शॉर्टेज है तो हम ये अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कि शॉर्ट लोन्स लेंगे या बोरोइंग्स लेंगे, जिससे कि हमारा कैश जो है वो फुलफिल हो जाए और स्मूथली बिजनेस रन करता रहे। ठीक है, सो कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ कैश। एक्सेस कैश इज इन्वेस्टेड एंड अरेंजमेंट्स आर मेड टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ कैश। दस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोथ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि जब कैश की रिक्वायरमेंट है, जितने कैश की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी, कि जो आइडल कैश है उसको इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट अर्न किया जाए। विच लीड्स टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब कैश हमारे पास अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प मिलती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट टाइप इज़ परचेज बजट। परचेज बजट में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करना है। गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, सेलिंग परचेजिंग कर रही है। ठीक है, सो परचेज बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट अ कंपनी विल परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। एंड व्हाट इज़ इन्वेंट्री? Inventory means the goods in which trading takes place. It may be in the form of raw material, semi-finished goods or finished goods. ठीक है, Factors affecting purchase budget are estimated value of sales, level of production, level of stock,
पेरिशेबिलिटी मतलब ख़राब हो जाना। अगर गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे कि फूड आइटम्स हैं, तो परचेज़ कम होगा। और अगर उसकी क्वालिटी पेरिशेबल नेचर की नहीं है तो हम प्रोडक्ट परचेज़ ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है तो परचेज़ ज़्यादा कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो परचेज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मास्टर बजट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन आता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। According to Chartered Institute of Management Accountant London, master budget is a summary budget incorporating its component functional budgets and which is finally approved, adopted and employed। तो मास्टर बजट क्या है? एक समरी बजट है, सारे फंक्शनल बजट्स को इनकॉर्पोरेट करके बनाता है। सारे फंक्शनल बजट्स इसके कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और ये फाइनली अप्रूव होता है, अडॉप्ट होता है और एम्प्लॉय की जाती है। ये मतलब कि जब इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसमें जो फिगर्स होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट बन जाती है। जैसे कि इसमें जो सेल्स की फिगर है वो टारगेट बन गई कि इस पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इतने अमाउंट की सेल करनी है। ठीक है। Thus, master budget is a comprehensive document that includes all functional budgets like sales budget, purchase budget, production budget, cash budget. It brings these individual budgets together into one master budget. When it is approved, it becomes the target of the company for the budgeted period. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मास्टर बजट की दो कैटेगरीज होती है, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंशियल बजट। ऑपरेटिंग बजट डील करता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और फाइनेंशियल बजट डील करता है किससे? एसेट्स और लायबिलिटीज़ से। ठीक है। So master budget is divided into two major categories. Operating budget, it helps to plan future revenue and expenses. It results in a projected income statement. Financial budget helps to plan the use of assets and liabilities. It results in a projected balance sheet. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलिटी ऑफ बजट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जनरली 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है कि बजट की यूटिलिटी बताइए। कोई 2 यूटिलिटी या कोई 5 यूटिलिटी पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 7 बता दी है, इनमें से जो आपको ईजी लगे वो आप लर्न कर सकते हैं। पहला है इम्पॉर्टेंट प्लानिंग टूल। बजट एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग टूल है, इसकी हेल्प से फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इससे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में ये देखने में हेल्प मिलती है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर कट गोल्स एंड टारगेट्स मिल जाते हैं बजट की हेल्प से। कॉस्ट को कंट्रोल करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे फ्यूचर के रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, रिसीप्ट्स, पेमेंट्स, इन सब का पता चलता है। तो जो भी एक्सपेंसेस हमें अनप्रॉफिटेबल लग रहे हैं उनको हम बंद कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में, इन सबको एक साथ जोड़ के काम करवाने में, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, ये बजट हेल्प करता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? टारगेट डिसाइड करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, अनप्रॉफिटेबल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम एनालाइज करते हैं, किस में डिफरेंस? जो हमने टारगेट डिसाइड किया था उसमें और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें डिफरेंस देखते हैं कितना है, और उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं, उन रीजंस को दूर करते हैं ताकि फ्यूचर में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाए। करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जहाँ पे एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक्शन लेते हैं, सही एक्शन लेते हैं। ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं बजट के। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बजट। बजट की लिमिटेशंस क्या क्या है? पहला है फियर ऑफ रॉन्ग एस्टिमेट्स। तो बजट फ्यूचर के लिए बनता है हमेशा, है ना, और फ्यूचर श्योर होता नहीं है, इसमें हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, इसीलिए इन एस्टिमेट्स के रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है बजट बनाने का, ये बहुत कॉस्टली होता है, इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगता है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसको ईजिली चेंज नहीं कर सकते। इसको बजट जब एक बार बन जाता है तो उसके बाद उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक टूल है बस, मतलब इससे सक्सेस की, परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं मिलती। इसको यूज़ करना किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बजट जो होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है जो कि फॉल्स होती है, क्योंकि बजट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर में एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, बट उन एस्टिमेट्स को अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। सिर्फ बजट बनाने से किसी भी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं किसके, बजट के। तो यहाँ आपका बजटिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है लैंग्वेज से रिलेटेड कि आपको किस लैंग्वेज में वीडियोस चाहिए, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आता है, या कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में।